हेलो एवरीवन, वेलकम। पिछले वीडियो में हमने शेयर स्ट्रेस इक्वेशन ड्राइव की थी। आज हम शेयर स्ट्रेस इक्वेशन के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो मेरा पहला न्यूमेरिकल है अ वुडन बीम 150 mm वाइड, 300 mm डीप एंड 3 मीटर लॉन्ग। एक वुडन बीम है जिसकी विड्थ 150 mm है और डेप्थ 300 mm है और उसकी लेंथ 3 मीटर है। कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 3 kN पर मीटर लेंथ। इस पर यूडीएल एक्ट कर रहा है 3 kN पर मीटर का। डिटरमाइन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। अब इसमें ध्यान देने वाली एक चीज़ ये है कि हमें बीम किस प्रकार की है वो नहीं दिया, मतलब बीम का शेप कैसा है वो नहीं दिया। तो हम इसको रेक्टेंगुलर बीम मान के चल रहे हैं। आप चाहें तो इसको ट्राइंगुलर या सर्कुलर बीम मान के चल सकते हैं। तो हम रेक्टेंगुलर बीम कंसीडर करेंगे इसको और सॉल्व करते हैं। तो हमने शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू एस ए वाई बार अपॉन आई बी। एस था मेरा शेयर फोर्स। तो इस बीम में पहले मुझे मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना आ रहा है। तो जब किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल एक्ट कर रहा हो उस केस में मैक्सिमम शेयर फोर्स का फॉर्मूला होता है WL/2। तो यहाँ से मेरा कैलकुलेट हो गया आ गया मैक्सिमम शेयर फोर्स, स्ट्रेस नहीं फोर्स। तो मेरा मैक्सिमम शेयर फोर्स कैलकुलेट होके आ गया WL/2 से 3 × 3/2 तो 4.5 kN। अब मैं शेयर स्ट्रेस का फार्मूला लगाऊंगा जो हमने पिछले वीडियो में ड्राइव किया था। तो टाउ इक्वल टू एस ए वाई बार अपॉन आई बी। एस है मेरा शेयर फोर्स, तो मैंने शेयर फोर्स की वैल्यू रख दी 4.5 kN को मैंने न्यूटन में बदल दिया तो इंटू 1000 हो गया। अब ए एरिया है मेरा। एरिया कहाँ से लेना है मुझे, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला जो एरिया है वो कंसीडर करना है मुझे। तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, इसकी डेप्थ हो जाएगी 150 और विड्थ हो जाएगी 150। तो मेरा एरिया हो गया 150 विड्थ इंटू डेप्थ का आधा, तो 300/2 हो गया 150। और फिर वाई बार क्या था मेरा, इस न्यूट्रल एक्सिस से मेरा जो एरिया आया है उसके सीजी की डिस्टेंस। तो ये जो एरिया है इसका सीजी इसके सेंटर पे एक्ट करेगा। तो इसका सीजी कहाँ हो गया 150/2 और उसकी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो गई 150/2। तो मेरा वाई बार की वैल्यू आ गई 150/2। उसके बाद आई है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर बीम के लिए हमने फार्मूला देखा था क्या होता है, BD³/12। तो मैंने B रख दिया 150, D की वैल्यू रख दी 300 3/12 इंटू बी है मेरा न्यूट्रल एक्सिस पे जो बीम है उसकी विड्थ कितनी है। तो न्यूट्रल एक्सिस पे इसकी विड्थ कितनी है 150। तो मैंने विड्थ की वैल्यू रख दी 150। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आ गया 0.15 न्यूटन पर mm²। ये जो शेयर स्ट्रेस आया ये एवरेज शेयर स्ट्रेस आया। अब मुझे पूछा क्या है क्वेश्चन में, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था अगर ट्राइंगुलर बीम होती है तो उस केस में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है 1.5 इंटू एवरेज शेयर स्ट्रेस। तो मेरा एवरेज शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट होकर आया 0.15, उसमें मैंने 1.5 का इंटू कर दिया तो मेरा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकल के आ गया 0.225 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टी शेप क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज शोन इन फिगर। एक टी शेप क्रॉस सेक्शन दिया है मुझे क्वेश्चन में। सब्जेक्टेड टू वर्टिकल शेयर फोर्स 100 kN। इस पर शेयर फोर्स कितना लग रहा है 100 kN का। कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस एंड एट जंक्शन ऑफ वेव एंड फ्लैंज। न्यूट्रल एक्सिस पर और जो वेव का फ्लैंज का जो जंक्शन होता है वहाँ पर मुझे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दी है मुझे 1.134 इंटू 10⁸ mm4। अब इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं फ्लैंज और वेब क्या होती है वो देख लेता हूँ। टी सेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्लैंज और जो वर्टिकल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वेब। सिमिलरली अगर आई सेक्शन में देखें तो हम आई सेक्शन में क्या होता है, ये टॉप और बॉटम वाले जो हॉरिजॉन्टल पार्ट हैं इनको हम बोलेंगे फ्लैंज और ये जो वर्टिकल पार्ट है इसको हम बोलेंगे वेब। तो पहला चीज़ मेरी क्लियर हो गई, फ्लैंज और वेब क्या है। अब दूसरा हम देखते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलेगी। तो न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए मुझे CG MI का वाला पार्ट देखना पड़ेगा। तो मुझे
अगर मैं मान लेता हूँ कि जो मेरी न्यूट्रल एक्सिस है वो टॉप से वाई बार डिस्टेंस पर है, तो मुझे पता है कि अगर मुझे सी जी कैलकुलेट करनी है तो मेरा फॉर्मूला होता है वाई बार इज इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए मैं इस बीम को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। इस हॉरिजॉन्टल पार्ट को फर्स्ट पार्ट मान लूँगा और इस वर्टिकल पार्ट को सेकंड पार्ट मान लूँगा। इस पार्ट का जो एरिया होगा हॉरिजॉन्टल का, उसका एरिया मैं A1 कंसीडर करूँगा, सेकंड पार्ट का एरिया A2 कंसीडर करूँगा। हॉरिजॉन्टल पार्ट की टॉप फाइबर से जो CG की डिस्टेंस होगी उसको मैं Y1 मानूंगा और इस वर्टिकल पार्ट की टॉप फाइबर से जो CG होगी उसको मैं Y2 मानूंगा। तो हम पहले A1 देख लेते हैं। मेरा A1 क्या होगा? A1 होगा मेरा इस पार्ट का एरिया, तो इसकी विड्थ है 200 और डेप्थ है 50, तो मेरा A1 हो गया 200 इंटू 50। अब मेरा A1 कैलकुलेट हो के आ गया। अब मुझे Y1 चाहिए। Y1 क्या है? मेरी इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस टॉप फाइबर से। तो टॉप फाइबर से इसका जो सेंट्रॉइड है वो इसके सेंटर पे लाई करेगा। तो टोटल डेप्थ अगर 50 है तो इसकी हाफ डेप्थ कितनी होगी? 25। तो इसकी हाफ डेप्थ कितनी होगी? 25। तो इसकी टॉप से सेंट्रॉइडल डिस्टेंस कितनी हो गई? 25। अब मुझे सेकंड पार्ट का कैलकुलेट करना है। तो सेकंड पार्ट का एरिया, मेरा जो सेकंड पार्ट है उसका एरिया कितना हो जाएगा? इसकी विड्थ है 50 और डेप्थ हो जाएगी मेरी 200। तो 50 इंटू 200 इसका एरिया हो गया। Y2 है मेरे इसकी सेंट्रॉइडल डिस्टेंस कहाँ से? टॉप से। तो अगर मैं केवल इसके बॉटम पार्ट की बात करूं तो इसकी सेंट्रॉइडल डिस्टेंस कितनी होगी? सेंटर पर। तो इसके टॉप फाइबर से सेंट्रॉइडल एक्सिस तक की दूरी हो गई मेरी 100 और मुझे कैलकुलेट करना है टॉप फाइबर से, तो ये 50 और ऐड हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 150। क्लियर? अपॉन A1 प्लस A2 फर्स्ट एरिया प्लस सेकंड एरिया। तो मेरा फर्स्ट एरिया आ जाएगा 10,000 और सेकंड एरिया भी आ जाएगा 10,000, दोनों को ऐड किया तो 20,000। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 87.5। और ये जो 87.5 आया है ये क्या आया है? मेरी इस बीम की न्यूट्रल एक्सिस। ये जो Y1 और Y2 थी ये इंडिविजुअल पार्ट की न्यूट्रल एक्सिस थी। ये जो मेरी न्यूट्रल एक्सिस आई है ये पूरा एज अ बीम की न्यूट्रल एक्सिस आई है। ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट होके आ गई। अब इस न्यूट्रल एक्सिस पर मुझे शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो मैं शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाऊंगा Q इज इक्वल टू ऐसे वाई बार अपॉन IB। एस है मेरा शियर फोर्स, मुझे क्वेश्चन में गिवन है 100 किलो न्यूटन, तो मैंने 100 किलो न्यूटन को न्यूटन में बदल दिया, तो मेरा शियर फोर्स हो गया 100 इंटू 1000। अब A इंटू वाई बार, A इंटू वाई बार क्या है? इस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो एरिया है, जो कि ये वाला एरिया है, वो एरिया और इंटू वाई बार, मतलब उसकी सेंट्रॉइडल डिस्टेंस इस न्यूट्रल एक्सिस से मुझे लेनी है। तो हम क्या करेंगे? हम इस हॉरिजॉन्टल पार्ट की अलग ए वाई बार निकालेंगे और इस वर्टिकल पार्ट की अलग निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट लेता हूँ। तो इसका एरिया हो जाएगा मेरा 200 इंटू 50, तो मेरा एरिया हो गया 200 इंटू 50। इस हॉरिजॉन्टल पार्ट की न्यूट्रल एक्सिस से CG तक की दूरी चाहिए। कौन सी दूरी चाहिए? इसका जो सेंट्रॉइडल डिस्टेंस होगी उसकी न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी। तो इसकी सेंट्रॉइडल डिस्टेंस कितनी होगी? तो सेंट्रॉइडल एक्सिस मेरी इसकी कहाँ आ जाएगी? सेंटर पे। तो ये टॉप से कितने पे आ गई? 25 और नीचे भी कितना बचा? 25। इसकी सेंट्रॉइडल डिस्टेंस से न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इस ऊपर वाले डिस्टेंस को टोटल न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस में से माइनस कर दूं तो मेरे क्या आ जाएगी? इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी। इस हॉरिजॉन्टल पार्ट की जो सेंट्रॉइडल एक्सिस होगी वो
टॉप से 25 mm पर होगी, क्योंकि टोटल 50 mm की है ये पार्ट। तो इस 25 mm को अगर मैं टोटल डिस्टेंस जो मेरी टॉप से न्यूट्रल एक्सिस की आई है 87.5, अगर मैं उसमें से 25 माइनस कर दूं तो मेरी इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो मेरी 87.5 में से 25 माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 62.5। ये मेरा जो हॉरिजॉन्टल पार्ट था बीम की जो फ्लैंज थी उसका एरिया इनटू वाई बार आ गया। अब मुझे वेव का जो पोर्शन है न्यूट्रल एक्सिस वाला उसका ए वाई बार कैलकुलेट करना है, जो कि ये पार्ट है मेरा। तो इसका ए वाई बार कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसकी जो डेप्थ आएगी, टोटल डेप्थ है मेरी यहाँ तक 87.5, अगर उसमें से मैं फ्लैंज की जो डेप्थ है 50 वो घटा दूँ तो मेरी इस पोर्शन की वेब का जो पोर्शन है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला उसकी डेप्थ आ जाएगी। तो मेरी उसकी डेप्थ आ गई 37.5। 87 माइनस 50 करेंगे तो 37.5, और उस पोर्शन की विड्थ है 50। तो ये मेरा वेब का जो पोर्शन है उसका एरिया आ गया। अब मुझे वाई बार कैलकुलेट करने के लिए सेम फंडा अप्लाई करूँगा। ये जो वेब का जो पोर्शन है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला, उसकी CG उसके सेंटर पे लाई करेगी। तो टोटल डेप्थ अगर 37.5 है तो उसकी जो सेंट्रॉयडल एक्सिस होगी वो 37.5 के सेंटर पे एक्ट करेगी, मतलब बाय 2 पे एक्ट करेगी। तो उसकी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 37.5/2। ये मेरा y2 बार कैलकुलेट होके आ गया। तो मेरा फॉर्मूला था S A Y बार, तो मैंने S की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और A इंटू वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। I की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है और B है मेरा न्यूट्रल एक्सिस पर बीम की जो विड्थ होगी। तो न्यूट्रल एक्सिस मेरी ये है, इस यहाँ पर बीम की जो विड्थ है वो कितनी है 50 mm। तो मैंने B की जगह रखा 50। जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा सॉल्व होके आ जाएगा 11.64 न्यूटन पर mm²। ए इंटू वाई बार वाले पोर्शन को हम फिर से समझ लेते हैं। पहले मैं फ्लैंज का एरिया निकालूंगा तो मेरा फ्लैंज का एरिया हो जाएगा 50 इंटू 200। फ्लैंज की जो सेंट्रॉयडल डिस्टेंस होगी वो टॉप से 25 mm पर एक्ट करेगी। तो इस 25 mm को अगर मैं टॉप से न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी में से घटा दूं तो इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी आ जाएगी मेरी, जो कि आई थी 62.5। सेम मैंने न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो वेब वाला पोर्शन था उसमें कैलकुलेट किया तो मेरा ए वाई बार आ गया। तो मेरा फाइनल शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे निकल के आया 11.64। अब मुझे शियर स्ट्रेस एट जंक्शन कैलकुलेट करना है और वेब में कैलकुलेट करना है। तो शियर स्ट्रेस मुझे कहाँ कैलकुलेट करना है, जंक्शन पे। तो अब मैं जो एरिया लूँगा वो इस जंक्शन से ऊपर वाला एरिया लूँगा। तो मेरा फॉर्मूला यही यूज़ होगा, टाउ इक्वल टू ऐसे वाई बार अपॉन आई बी। एस है मेरा शियर फोर्स, तो शियर फोर्स की वैल्यू मैंने 100 किलो न्यूटन रख दी, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। एरिया हो जाएगा मेरा 50 इंटू 200, क्योंकि मुझे जंक्शन के ऊपर वाला एरिया लेना है सिर्फ। तो मेरा एरिया हो गया 200 इंटू 50। और वाई बार क्या होगा मेरा, वाई बार होता है इस एरिया की जो सेंट्रॉयडल एक्सिस होगी उसकी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। तो इस एरिया की सेंट्रॉयडल डिस्टेंस जो होगी वो टॉप से 25 mm पर होगी और हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है न्यूट्रल एक्सिस और इस एक्सिस सेंट्रॉयडल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। तो अगर टोटल न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस जो 87.5 थी उसमें से अगर मैं 25 माइनस कर दूं तो इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी आ जाएगी, जो कि आएगी 62.5। तो मैंने 25 प्लस 37.5 कैसे किया, पूरा 87.5 था मेरी पूरी न्यूट्रल एक्सिस की दूरी टॉप तक 87.5 थी, उसमें से मैंने फ्लैंज की डिस्टेंस घटा दी तो मेरा बचा 37.5। तो ये 37.5 मैंने लिख दिया।
अब इस फ्लैंज की, चूँकि मुझे जो शीयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है इस जंक्शन पे कैलकुलेट करना है, तो इस फ्लैंज की सेंट्रोइडल एक्सिस की डिस्टेंस इस जंक्शन से कितना होगा सेंटर पे, तो 50 का हाफ 25, तो ये 25 मैंने यहाँ लग दिया। ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस है। मेरा वाई बार होता है न्यूट्रल एक्सिस से सेंट्रोइडल एक्सिस तक की दूरी, तो ये है मेरा वाई बार। तो इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। ये जो फ्लैंज की डेप्थ है वो 50 है, तो मेरी जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसकी दूरी कितनी हो जाएगी 25 नीचे होगी और 25 ही ऊपर होगी। तो मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के मेरे पास दो तरीके हैं। या तो ओवरऑल डिस्टेंस जो 87.5 है न्यूट्रल एक्सिस की, उसमें से ये 25 घटा दूं तो मेरी ये डिस्टेंस आ जाएगी, या फिर इस डिस्टेंस में 25 में जोड़ दूं तो भी मेरी इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी आ जाएगी। तो हमने क्या किया है, हमने ये जो नीचे की डिस्टेंस थी 25, उसमें वेब की जो रिमेनिंग डेप्थ थी उसको जोड़ दिया, तो मेरा इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी आ गई। अब क्लियर हुआ? तो मेरा ए और वाई बार कैलकुलेट हो गया। आई की वैल्यू मुझे दी है और हम वेब में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जंक्शन पर वेब की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी 50। अगर हम फ्लैंज में कैलकुलेट कर रहे होते तो इस जंक्शन पर फ्लैंज की विड्थ रखते, बाकी पूरा सब सेम रहता, बस जो मेरी विड्थ है वो 50 की जगह मैं फ्लैंज में कैलकुलेट करता तो मुझे 200 रखनी पड़ती। तो मेरा वेब में शीयर स्ट्रेस कैलकुलेट हो गया 11.02 न्यूटन पर mm²। अब शीयर स्ट्रेस एट जंक्शन फ्लैंज में मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा केवल विड्थ में चेंज आएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूँ। जब मैंने विड्थ 50 रखी थी उसका इंटू करके मैं विड्थ की जगह अब 200 रख देता हूँ। तो मेरा शीयर स्ट्रेस जो 11.02 कैलकुलेट हो गया था, इसमें मैंने इस फैक्टर का इंटू कर दिया, तो मेरा शीयर स्ट्रेस फ्लैंज में आ गया 2.755। इसको हम अगर डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये मेरा टी सेक्शन था। हमें पता है टॉप पे और बॉटम पे शीयर स्ट्रेस 0 होता है। न्यूट्रल एक्सिस पे मेरा शीयर स्ट्रेस 11.64 आया था। जंक्शन पर वेब में शीयर स्ट्रेस 11.02 आया था और फ्लैंज में 2.755 आया था। जब हम इसको जोड़ देते हैं तो हमारा इस प्रकार से डायग्राम बन जाता है। हमें पता है शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होता है, इसलिए इसमें सारी जो लाइंस होंगी वो पैराबोलिक होंगी, कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। सारी लाइंस कैसी होंगी मेरी पैराबोलिक। इस प्रकार से मेरा शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा।